बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में, कुकू केमिस्ट्री में। तो ये आज हम पढ़ेंगे 16वां वर्ग ग्रुप 16। हम 15वां वर्ग तक पढ़ चुके हैं। ग्रुप 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4 पार्ट में वो कंप्लीट हो गया है। अब ये हमको पता है कि इसकी ट्रिक क्या है। ओल्ड स्टाइल से टी2 नाम क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले भी लिखना सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का और फिर 32 का, उतने उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले उत्कृष्ट गैस विन्यास लिखिए, फिर ये दूसरे वर्ग का है तो क्या लिख सकते हो आप? 2s2 2p4। फिर क्या लिखोगे? 3s2 3p4। अब रुक जाइए, अब इसके बाद 4s2 4p4, इसी तरह से 5s2, इसी तरह से 6s2। देखिए ये वाली चीज़ पहले से बताई हुई है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3d10 आ जाएगा, ये 4d10 आ जाएगा, यहाँ 5d10 होगा, 5 से 1 कम 4 होता है, 4 है 14। ये एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसीलिए इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से अपना क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्वेश्चन क्या बनता है अगला? बच्चों समझिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है। दूसरी बात, हम ये हमारे पास क्या है? परमाणु है, ठीक है। इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आके जुड़े। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या बाहर निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो यही पूछना चाह रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को यदि इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो किसमें पहले जुड़ेगा? तो वैसे तो भी ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन में ये पहले जुड़ना चाहिए। लेकिन हमारा उत्तर यह है, ये ऑक्सीजन में ना जुड़ के पहले किस में जुड़ता है? सल्फर में जुड़ता है। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में यही डिफरेंस है। विद्युत ऋणता आकर्षित करती है इलेक्ट्रॉन को, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को जोड़ती है, उससे निकलने वाली ऊर्जा होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो कौन पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा? तो उत्तर क्या आना चाहिए था? ऑक्सीजन, लेकिन उत्तर क्या है? सल्फर, जबकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। तो देखिए यही उत्तर क्यों है। ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। मान लीजिए ये तो ऑक्सीजन है और ये हमने एक और एटम ड्रॉ कर दिया। ये वाला एटम क्या है? सल्फर है। ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? अपना सल्फर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ निकलने वाली ऊर्जा का मान इस ऑक्सीजन के मान से क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सल्फर पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है और इससे निकलने वाली ऊर्जा भी क्या है? ज्यादा है। जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है वह इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी जोड़ता है। अब आंसर क्या है? ऑक्सीजन का आकार छोटा होने की वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन से क्या महसूस करता है? प्रतिकर्षण महसूस करता है। जबकि ये जो सल्फर है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना अधिक नहीं होता, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से उतना प्रतिकर्षण महसूस नहीं करता। अतः ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन देर से जुड़ता है तथा सल्फर में पहले जुड़ता है। या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन में ऊर्जा कम निकलती है जुड़ने पर तथा सल्फर में ज्यादा निकलती है। देखिए बच्चों, मैंने आंसर भी आपके लिए यहाँ कर दिया है। ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रतिकर्षण महसूस होता है। इसी प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो बाहर निकलती है जो ऊर्जा, उसका मान क्या होता है? वो कम हो जाता है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम लिखिए, अर्थात सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में निकलती है और सबसे कम ऊर्जा किस में निकलती है, तो देखिए ये क्रम क्या होता है। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्रम होना क्या चाहिए था? सबसे पहले ऑक्सीजन को लेनी चाहिए थी ऊर्जा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेता। सबसे पहले कौन लेता है इलेक्ट्रॉन? सल्फर। और एक चीज और मैं आपको यहाँ से बता दूं, ये सल्फर ही, यहाँ सल्फर के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन नहीं आता। ये जो ऑक्सीजन है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का नंबर आता है तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? सबसे पीछे चला जाता है। जबकि ऑक्सीजन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि इसका आकार क्या है? छोटा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है। लेकिन इसी आकार छोटा होने की वजह से ये अपने में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जोड़ पाता। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण।
देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया है। आपका ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है, जबकि सल्फर जो होता है एसिड के रूप में होता है। यहाँ ये दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ही कैसा है, गैस है, जबकि इसमें एसिड में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल वान डेर वाल बल होते हैं, जिसके कारण क्या है, ठोस। एक चीज और है, यहाँ पे पी पाई बंध भी बनाता है। ये चीज मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पी पाई बंध क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन इसके आंसर के साथ आप लिखना चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं। बाकी मेन आंसर क्या है, दुर्बल बंध होने के कारण गैस है, प्रबल होने के कारण ठोस है। बता भी दिया, दुर्बल होंगे तो दूर दूर रहेंगे, प्रबल होंगे तो पास पास रहेंगे, और पास होती क्या हो जाएगी अवस्था, ठोस। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका 2011 और ये 12 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O2 के रूप में जबकि सल्फर S8 के रूप में होता है, क्यों। यहाँ पर मैं आपको पाइबंद वाला कंसेप्ट क्लियर करूंगी। आप ये तो चीज जानते हैं, ऑक्सीजन का आकार छोटा और सल्फर का आकार क्या है, बड़ा है। जो छोटे आकार का परमाणु होता है वो पाइबंद आसानी से बना लेता है, जबकि बड़े आकार का परमाणु पाइबंद आसानी से नहीं बना पाता। देखिए बच्चों, इसको ऐसे समझेंगे, जब यहाँ से हम जानते हैं कि दो परमाणु के बीच में क्या बन जाता है, सिग्मा बंध बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तो ये परमाणु क्या है, छोटे हैं। अब दूसरा परमाणु क्या है, दोनों परमाणु क्या है, बड़े हैं। अगर बड़े होंगे तो सीधी सी बात है, उनकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी, बड़े आकार होगा तो उनके बीच का बंध लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दोनों के बीच में कौन सा बंध बना हुआ है, सिग्मा बंध बना हुआ है। मैंने ये ज्यादा क्यों बनाई है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये परमाणु इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इनकी जो त्रिज्या होंगी वो भी बड़ी होंगी, तो बंध लंबाई भी आपस में क्या होगी, बड़ी। और यहाँ पर ये परमाणु क्या है, हमारे पास छोटे हैं, तो इनके बीच की त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी होगी, अर्थात इनकी बंध लंबाई भी क्या होगी, छोटी होगी। आप सभी जानते हैं पाइबंध कैसे बनता है। ये छोटा परमाणु है, पाइबंध बनाने के लिए पी कक्षकों का क्या होता है, अतिव्यापन होता है। और कैसा अतिव्यापन होता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है। अगर ये कक्षकें ही दूर दूर होंगी तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि ये जो पाइबंध है, ये जो अपने पास पी कक्षकें हैं, क्या इनके बीच में बॉन्डिंग हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। अगर ये पी कक्षकें अगर इतनी दूर दूर हो गई तो इनके बीच में अतिव्यापन नहीं हो पाएगा। जबकि अगर मान लीजिए पी कक्षकें क्या है, पास पास है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अतिव्यापन हो जाएगा। तो पाइबंध बनने के लिए पी कक्षकों का पास होना जरूरी होता है। तो अगर पी कक्षक द्वारा पाइबंध बने तो पी पाई बंध कहते हैं। ये दोनों परमाणु है, इसकी भी पी कक्षक भाग ले रही है, इसकी भी पी कक्षक भाग ले रही है, तथा इससे बनने वाला बंध पाई बंध है, तो इसको क्या कहते हैं, हम पी पाई बंध कहते हैं। तब आपको ये समझ आ गया होगा कि छोटे आकार का परमाणु तो पाई बंध बना सकता है, जबकि बड़े आकार का परमाणु जो होता है वो पाई बंध नहीं बना सकता। तो इसीलिए ऑक्सीजन में जो अपन बॉन्ड देखते हैं इस तरह से देखते हैं, तो इसके अंदर एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई होता है। जबकि सल्फर क्या होता है, परमाणु इसकी तुलना में बड़ा होता है, इसीलिए ये यहाँ से पाई बंध नहीं बनाता। ये जो सल्फर बनाता है कैसे बंध बनाता है, ये सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, एकल बंध बनाता है। दूसरी बात, यहाँ डी कक्षक की नहीं होती, जबकि यहाँ इसके पास क्या होती है, डी कक्षक होती हैं, इसीलिए अपनी संयोजकता में भी विस्तार कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे, छोटा और बड़े आकार के कारण यहाँ पाई बंध बनना पॉसिबल नहीं होता, जबकि यहाँ पाई बंध बनना पॉसिबल होता है। इसीलिए ऑक्सीजन O2 के रूप में बनता है तथा सल्फर किस रूप में बनता है, S8। जो आंसर देखिएगा वही मैंने जो आपको समझाया। ऑक्सीजन छोटे आकार के कारण आसानी से पी पाई बंध बना लेता है, जिससे O डबल बॉन्ड O बन जाता है, जबकि S बड़े आकार के कारण पाई बंध का निर्माण नहीं कर पाता। S के परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़कर पुटित वलय बनाते हैं और S8 का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑक्सीजन व सल्फर के गलनांक के मान में अधिक अंतर का क्या कारण है। तो मैं आपको गलनांक में अंतर अगर बता दूं तो यहाँ ऑक्सीजन का गलनांक होता है 55 डिग्री, जबकि यहाँ पर सल्फर का गलनांक जो है वो 393 है। तो यहाँ से आप बता देंगे कि ये जो 393 केल्विन तो इसका है सल्फर का, और ऑक्सीजन का 99 केल्विन, यहाँ से 55 केल्विन। तो ऑक्सीजन का तो 55 केल्विन है और सल्फर का कितना है बच्चों, 393। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का 55 केल्विन गलनांक, जबकि यहाँ पर सल्फर का कितना है, 393 केल्विन गलनांक। तो सीधी सी बात यह कि इतना ज्यादा अंतर क्यों है, तो कारण है इनकी परमाणुकता में अंतर होता है। परमाणुकता, कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन O2 है तो 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, सल्फर S8 है तो 8 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो सल्फर में O2 है और सल्फर में S8 है, इसी वजह से यहाँ पर इनके गलनांक में अंतर अधिक होता है। देखिए बच्चों, यहाँ से आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं, परमाणुकता के कारण।
तो परमाणुकता ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, जबकि एसिड में सल्फर की परमाणुकता 8 है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है बच्चों की वर्ग 16 के तत्वों को सामान्य रूप से क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मुझे शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ ध्यान से उतर गया मेरे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों को अदर कौन से नाम से बुलाते हैं। बच्चों आंसर है चैल्कोजन या कैल्कोजन। एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे 2 नाम नहीं है, इंग्लिश में स्पेलिंग CH से शुरू होती है, इसीलिए कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन चैल्कोजन है, कहीं इसका कैल्कोजन है। अगर ऐसे पूछे चैल्कोजन कौन से वर्ग के तत्वों को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ग 16। जैसे वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहते हैं, वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं, इस प्रकार से वर्ग 16 को क्या कहते हैं, चैल्कोजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, अयस्क बनाने वाले तत्व। अब आप कहेंगे अयस्क बनाने वाले तत्व कैसे, जैसे हमने मान लीजिए लेड सल्फाइड लिखा PbS, तो इसमें सल्फर जो है वो किसका है तत्व, वर्ग 16 का। और लेड जो होता है प्रकृति में जो अयस्क रूप में पाया जाता है वो गैलेना, इसका नाम है सामान्य नाम गैलेना। ऐसे हमने मान लीजिए कॉपर पायरेटीज लिख दिया या आयरन पायरेटीज लिख दिया, CuFeS2, फिर से ऐसा आ गया। तो मैं आपको बता दूं ये अयस्क बनाए जाते हैं इन तत्वों से। ऑक्सीजन के रूप में भी होता है, जैसे ZNO की बात कर ले, हम ZnS की बात कर ले, ये अयस्क रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड हो सकता है, ये जिंक ब्लेंड है अपना, जिंकाइट है अपना। तो ये सारे तत्व क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। जैसे आपने ये पढ़ रखा होगा, एक तो हेमेटाइट होता है और एक होता है अपना मैग्नेटाइट। तो Fe2O3 तो अपना हेमेटाइट है, Fe3O4 मैग्नेटाइट है, ऑक्सीजन है। तो प्रकृति में जो लोहा मिलता है वो इन्हीं अयस्क, आपने पढ़ा होगा लोहे के अयस्क, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तो अयस्क बनाने वाले तत्व ऑक्सीजन सल्फर ये आते हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं, जिसका सामान्य नाम क्या होता है, अयस्क बनाने वाले तत्व। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम, एप्सम और बेराइट लवणों के सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है बच्चों ये तो आप जानते होंगे, ये होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, एप्सम जो होता है वो अपना होता है मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। और बेराइट नाम से पता चल रहा है ये किसका होगा, बेरियम का होगा, तो ये होता है बेरियम सल्फाइड। तो इनके नाम आप लिख लीजिएगा, ये क्या है आपके, जिप्सम, एप्सम, और ये क्या है अपना बच्चों, बेराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो H2O, H2S, H2SC, H2TE की अम्ल सामर्थ्य क्रम लगाएं। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा ताकि आगे क्वेश्चन में मुझे दिक्कत नहीं आए आपको इस तरह क्वेश्चन समझाने में। आप इन सब में एक चीज देख रहे हैं, हाइड्रोजन तो कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम और टेल्यूरियम, आकार छोटा किसका है, ऑक्सीजन का, और उसके बाद आकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार आकार बढ़ता जा रहा है। जब आकार बढ़ता है बच्चों तो क्या होती है, बंध लंबाई बढ़ती है। जब आकार बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, बंध लंबाई। अम्ल सामर्थ्य, अम्ल मतलब क्या होता है, H+ का बाहर निकलना। तो आपको सबसे पहले देखना है H+ कहाँ से बाहर निकलेगा। H+ उसका बाहर निकलेगा जहाँ बंध लंबाई क्या होगी, सर्वाधिक होगी। देखिएगा कैसे, देखिए बच्चों कैसे है अपना, ये अपना है H2O। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन का आकार क्या है, इतना है। फिर अगला क्या है, H2S, H2S का आकार कितना हो गया, इतना हो गया। फिर हमने H2SC ले लिया और बड़ा ले लिया, बस 3 ही ले लेते काफी है। बाकी क्या है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का आकार क्या है, ये इस तरह से हाइड्रोजन का आकार। ठीक है, समान कर दिया सब में, यहाँ से यहाँ तक की क्या कर दी, बंध लंबाई कर दी। अब आप खुद ही देखिए बंध लंबाई किसमें ज्यादा है, सीधी सी बात है, आपको सबसे नीचे वाले में बंध लंबाई क्या दिख रही होगी, सबसे ज्यादा। भाई यहाँ बंध लंबाई इतनी है, यहाँ बंध लंबाई इतनी है, और यहाँ बंध लंबाई इतनी है। और बंध लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी, अब सबसे आसानी से कौन सी टूटेगी, सबसे आसानी से आपको सब पता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी लकड़ी ले लो, आप क्या ले लो, बड़ी सी लकड़ी ले लो। एक तो बड़ी हो तो बड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इस तरह से ही ऐसे तोड़ दिया हमने, और एक छोटी होती है, छोटी को आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई छोटी चीज है हमारे पास लंबाई में, क्या उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, या जिसकी लंबाई ज्यादा है उसको तोड़ सकते हैं। तो बंध लंबाई जितनी ज्यादा होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब इसके बंध किस किस के बीच में है, सेलिनियम और H के बीच में है, सल्फर और H के बीच में, ऑक्सीजन और H के बीच में। अगर ये सबसे पहले टूटेगा तो इसका H भी तो सबसे पहले निकलेगा। तो H सबसे पहले निकला तो सबका मतलब सीधा हो गया, बंध लंबाई जहाँ ज्यादा है वो पहले टूटेगा तो H बाहर हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए तापीय स्थायित्व क्रम, तो भी तापीय स्थायित्व इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, सारा खेल किसका है, बंध लंबाई का है। सामर्थ्य क्रम क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसका हो गया, H2TE का, उसके बाद कौन हो गया, सेलिनियम, उसके बाद क्या हो गया, H2S, और फिर कौन हो गया, H2O। या आपसे किसी 2 का भी लगवाया जा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं
परमाणु आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती है। बढ़ने से, देखिए अपना सही आंसर हो जाएगा ये वाला अपना कि बंध वियोजन एंथैल्पी कम हो जाएगी, लंबाई ज्यादा होगी और एच आसानी से निष्कासित हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन है SO2 और SO3 में से ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो इसकी मैं सीधी सी बात बता दूं, अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़े तो वो अधिक अम्लीय होता है। H2SO3 और H2SO4 कौन ज्यादा अम्लीय, H2SO4। HNO2 HNO3 कौन ज्यादा, HNO3। अर्थात ऑक्सीजन का बढ़ने से यहाँ अम्लता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीकरणांक निकालेगा बच्चों, ऑक्सीकरणांक आप निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पर कितना आएगा सल्फर का, +4, सल्फर का कितना आएगा यहाँ पे +6, निकाल सकते हैं। S को X मानिएगा फिर निकालिएगा, पहले मैंने कल भी काम दिया था आपको, तो +4 +6 हो गया। अब यहाँ से होता क्या है, अर्थात इस समय सल्फर का छोटा आकार किसका है, इस वाली सल्फर का होगा, क्योंकि इस पर आवेश क्या होगा, अधिक होगा। अगर इसका सल्फर का आकार छोटा होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ मान लीजिए ये वाला सल्फर का आकार तो है इतना, ठीक है, और इस वाली सल्फर का आकार थोड़ा बड़ा है, इससे इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसको खींचने की क्षमता किसके पास ज्यादा होगी, ये वाला जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छोटे आकार वाला जल्दी खींचता है। और अम्ल उसे भी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों में से सीधी सी बात ये हुई, ये छोटा आकार होगा इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगर H नहीं हो तो अम्लता को इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको परेशानी है इसलिए मैंने लिख भी दिया। ऑक्सीकरणांक अधिक होने से आकार छोटा होता है, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है। इसकी साइड में आप लिख भी लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, H2O द्रव है, H2S गैस है। ये एक बार नहीं 2018 में तो पूछा है, ये इससे पहले भी एक बार और पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि H2O तो द्रव होता है जबकि H2S क्या होती है, गैस। सीधा उत्तर, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ ये बताना है H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है, H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। जो H2O के जो अणु होते हैं बच्चों, ऐसे याद कर सकते हो आप कि जो H2O के जो अणु है, ये H2O के अणु है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। हाइड्रोजन बंद होगा तो ये अणु क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, जबकि H2S के मध्य कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। इसीलिए इन दोनों को अगर क्या दिया जाए, तापमान दिया जाए, तो पहले तो यहाँ से ये बंध टूटेगा हाइड्रोजन बंध, और फिर ये अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, जबकि यहाँ ये पहले से ही दूर दूर है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये H2S गैस, H2S तो क्या है, गैस, जबकि H2O क्या है, द्रव। क्योंकि कोई भी आकर्षण बल अगर किसी में मौजूद है तो वह उसको क्या ले आता है, पास ले आता है, और पास आने से उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध है और यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं है। ये भी आप जानते हैं कैसे होता है, अपन ऐसे लिखते हैं HOH, HOH, ये इस तरह से हाइड्रोजन बंध बन जाता है इनके बीच में। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, H2O में हाइड्रोजन बंध होने के कारण अणु में मध्य संगुणन होता है। संगुणन मतलब पास पास आते हैं और जिससे द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दिखाया है आंशिक नेगेटिव, इस पर दिखाया आंशिक पॉजिटिव। H पर आंशिक पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पे क्या आंशिक नेगेटिव है, और बीच में डॉटेड लाइन जो दिखाई है बच्चों, यही क्या है, हमारा हाइड्रोजन बंध है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर H2Cl2 हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, वैसे मैंने लिख दिया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह नहीं जाए। H2Cl2 और HCl2 की संरचना बनाइए। HCl2 तो लगभग बच्चों H2O के जैसा ही है। देखो इसमें भी दो हाइड्रोजन, इसमें केंद्र परमाणु सल्फर, इसमें केंद्र परमाणु ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं है, ये भी एक संयोजी, ये भी एक संयोजी। तो H2O की आकृति की जैसे किसकी होगी बच्चों, HCl2 की आकृति होगी। देखिए बिल्कुल ऐसी है, दो लोन पेयर होता है। और H2Cl2 की आकृति कैसी है, H2O2 की जैसी। तो ये H2O जैसा और ये H2O2 जैसा। ये देखिए बिल्कुल पुस्तक समान संरचना होती है, बस ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रख लेनी है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग किसमें होता है। आपने देखा होगा कि वेल्डिंग किस प्रकार से होती है, लोहे के टुकड़े पे वेल्डिंग जब होती है तो उस पर कुछ गैस प्रवाहित की जाती है, ज्वलनशील गैस। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन ज्वाला के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सीधे सा उत्तर इसका किस में है बच्चों, वेल्डिंग में किया जाता है, मतलब धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में, वेल्डिंग में। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। क्योंकि हम ऑक्सीजन का ग्रुप पढ़ रहे हैं इसीलिए उदाहरण लिख रहे हैं बच्चों।
तो अम्लीय ऑक्साइड कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ से अभी हमने SO2 SO3 पढ़ा था, आप वो दोनों ही बता सकते हैं। चलिए अम्लीय ऑक्साइड आपके हो गए CO2 ले लीजिए, SO2 SO3, ये आपके अम्लीय ऑक्साइड। क्षारीय जब ज्यादातर अम्लीय ऑक्साइड अधातु के होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ अधातु जोड़ दीजिए, वो मैक्सिमम क्या होते हैं आपके अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। उभय क्षारीय ऑक्साइड ज्यादातर आप क्या जोड़ दीजिए इन सब के अंदर, आप जोड़ दीजिए इसमें धातु। धातु वाले ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, जो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा आपको बता देते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं अगर ये इस समय ये अम्ल और क्षार दोनों का काम करता है। अगर इसके संपर्क में मान लीजिए HCl आ जाए, HCl क्या है? अम्ल है, तो ये L2 काम किसका करेगा? क्षार का करेगा। अगर इसके संपर्क में NaOH आ जाए तो NaOH क्या है? क्षार, तो किसका काम करेगा? अम्ल का। अर्थात वे ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल दोनों का कार्य करें वे कैसे ऑक्साइड कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं ये। और उदासीन, उदासीन का मतलब होता है जो ना तो क्षार का काम करे और ना ही अम्ल का काम करे, तो ना तो वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। ये जो Al2O3 है बच्चे, इसकी इक्वेशन पूछ ली जाती है तो मैं यहाँ से आपको दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ। ये तो हमने क्या लिख दिया? क्षार लिख दिया। ये क्या है? अपना क्षार है। क्षार के साथ क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। मिलाने के बाद आपको जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, जो इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी कि ये अपना कैसे बना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Na3AlOH का होल 6। हाँ इतना कह सकती हूँ, सोडियम में +1 होता है और इस पूरे मतलब इसके ऊपर पूरा आवेश क्या है? -3 है, क्योंकि 3 यहाँ जाएगा तो माइनस का और इसमें क्या आ जाएगा? +1। इसी प्रकार से आप Al2O3 की HCl से रिएक्शन करेंगे H2O की उपस्थिति में, तो यहाँ पर OH का होल 6 बना था, जबकि ऊपर वाले में क्या बनेगा? AlH2O का होल 6। और यहाँ पर क्या था? ये सोडियम का था, OH को छोड़ दिया, या Cl है, H को छोड़ दिया। तो आप चाहें तो यहाँ से Cl लगा दीजिए या फिर इसको +3 दिखा दीजिए और ये Cl- दिखा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपकी रिएक्शन इट मे भी पेपर में आ जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है ये। एक अपने पास होते हैं मिश्रित ऑक्साइड बच्चों। मिश्रित ऑक्साइड क्या होते हैं? मैं आपको नोट डाल के लिखवा देती हूँ इस चीज को, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे बच्चों। एक चीज होती है मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड दो प्रकार के सामान्य ऑक्साइडों के मिलने से बनते हैं। जैसे हमने लिखा Fe3O4। अब ऐसा नहीं है कि 4 तो Fe के ऊपर संयोजकता है +4 और ऑक्सीजन के ऊपर -3 है, ऐसा नहीं है। Fe3O4 दो प्रकार के ऑक्साइडों से मिलके बना है, एक FeO और एक Fe2O3। अब आप इसको जोड़ के देखिए, आयरन कितने हो गए? 2 और 1 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 1 4। तो यहाँ से क्या बन गया? Fe3O4। इसी प्रकार से हमने एक और लिख दिया Pb3O4। ये है PbO प्लस Pb2O3 से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन नहीं लिखी है आप यहाँ पर, रिएक्शन के बीच में सोचे, मैंने आपको बताया कि ये दोनों ऑक्साइडों से मिलकर बना होता है। अब अगला टॉपिक है अपना ओजोन। बच्चों ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसे? यहाँ क्वेश्चन समझना। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, होता क्या है बच्चों? आप सभी जानते हो ओजोन के बारे में कि धरती के वायुमंडल से ये लगभग 20 किलोमीटर ऊपर, वातावरण पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर दूर ऊपर ये परत स्थित होती है, जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। लेकिन ऑक्सीजन ओजोन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, यह ओजोन जो होती है वो दो चीजों में टूट जाती है, O2+O। ये जो O हमारे पास है ये कैसा कहलाता है? ये कहलाता है नवजात ऑक्सीजन। क्या कहलाता है बच्चों? ये नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन वो होती है जो एक परमाणु होती है तथा जैसे ही अभिक्रिया में उत्पन्न हुई प्रयोगों में काम ले ली जाती है। जैसे ही O3 से क्या मिलती है? ये नवजात ऑक्सीजन। नवजात मतलब जो अभी अभी पैदा हुई, जैसे कहते हैं नवजात शिशु, जैसे जो अभी पैदा हुआ, इसी तरह से नवजात ऑक्सीजन जो अभी पैदा हुई और तुरंत किस में आ जाती है? यह कार्य में आ जाती है। PbS प्लस क्या लिया हमने? 4 ऑक्सीजन के परमाणु। ध्यान रखिएगा 40 नहीं है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं जो मिलकर क्या बना देते हैं? PbSO4। इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? इसका ऑक्सीकरण कर दिया। तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है किस वजह से? तो आंसर आएगा नवजात ऑक्सीजन के कारण। लो मैं आंसर लिख देती हूँ आपके सामने, नवजात ऑक्सीजन के कारण। और आंसर उदाहरण आपको ये लिखना होगा, तो ये पूरा आंसर आपको यही लिखना होगा। जो प्रश्न है अपने पास, ओजोन गैस का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है, अर्थात कैसे पता लगाया जाता है कि ओजोन गैस
जो है कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो प्रयोगों से हम कैसे पता लगाते हैं कि ओजोन जो बोरेट बफर होता है उसमें Ki के विलयन से रिएक्शन की जाती है, मतलब ओजोन की Ki विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है जिससे आयोडीन मुक्त होती है और फिर आयोडीन की थायोसल्फेट विलयन के साथ क्रिया कराकर टाइट्रेशन की जाती है। उससे पता लगता है कि कितनी मात्रा के रूप में ओजोन उपस्थित है। देखिए यहाँ से बच्चों, अगर मैं रिएक्शन के रूप में बात करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आयोडाइड जो होता है, मतलब Ki से क्या मिलेगा, I माइनस। इसकी रिएक्शन किससे करी हमने, पानी में क्या ले लिया हमने, ओजोन का विलयन ले लिया। अब इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ से रिएक्शन करी तो क्या प्राप्त हुई, आयोडीन आयन, OH आयन और O2। तो ये जो जितनी भी मुक्त आयोडीन होती है इस रिएक्शन के पश्चात सीधे सीधा आप ये कह सकते हैं ओजोन के विलयन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, Ki से। चलो अगर उसको लैंग्वेज में लिख दें हम तो ओजोन, दूसरे यहाँ से देख लीजिए, ओजोन बोरेट बफर में, बफर क्या चीज होती है, बफर से कंफ्यूज जाएंगे। बफर एक ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर आप अम्ल मिलाओ या क्षार मिलाओ उसका पीएच बदलता नहीं है। तो इस प्रकार के विलयन में Ki विलयन, Ki से क्या प्राप्त होंगे, आयोडाइड आयन, वो आयोडाइड आयन लिख दिए, से क्रिया कराने पर क्या मुक्त होती है बच्चों, आयोडीन मुक्त होती है, ये आयोडीन मुक्त। अब इस आयोडीन का क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन, मापन कर क्या है, टाइट्रेशन करते हैं, जिससे पता लगता है कि गैस कितनी उपस्थित है। ओजोन की अनुनादी संरचना बनाइए। ये तो आप 11वीं क्लास से ही पढ़ चुके हैं बच्चों। ओजोन की अनुनादी संरचना देखिए किस तरह से होती है। O से एक तरफ डबल बॉन्ड हो जुड़ता है, एक पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हमने पहले भी पढ़ी थी, इसमें कितने बॉन्ड जुड़ रहे हैं, 2। तो कितने Lp लग जाएंगे, 2। यहाँ कितने हैं, एक बॉन्ड है, इसीलिए कितने Lp लग जाएंगे, 3। और यहाँ कितने बॉन्ड है, 2, इसलिए लग जाएंगे 1। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पहुँचा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पहुँचाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप लोन पेयर लगा दीजिए, इसके ये लोन पेयर लगा दीजिए। तो ये होगी इसकी अनुनादी संरचना पहली और ये दूसरी। ओजोन का यूज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बोल के बता देती हूँ। ये कीटाणुनाशी होता है, पानी को रोगाणु रहित करने में काम आता है। दूसरी चीज बच्चों, ये एक चीज आपको पता होगी कि ओजोन की जो परत है वो किसके द्वारा नष्ट हो रही है। बच्चों ओजोन परत के नष्ट होने का कारण क्या है, CFC। आपसे पूछे ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है, CFC। हमने फ्रियोन पे पूरा टॉपिक किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वही CFC है। अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन गैस क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, जो कि हमारे वातावरण में क्या ओजोन गैस में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। और वह जो सूरज की रोशनी है, सूरज से पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधे कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही हैं। तो आपसे पूछा जाए ओजोन परत का नष्ट होने का कारण क्या है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, ओजोन नष्ट करने वाला, ओजोन नष्ट करने वाला। क्या बच्चों, तो ये यहाँ तक हमने 16वें वर्ग में ऑक्सीजन का पार्टीशन पूरा पढ़ लिया है बच्चों। और इसके बाद अपना 16वें वर्ग में कौन सा तत्व आता है, सल्फर। जैसे हमने 15वें वर्ग में पहले नाइट्रोजन के लिए पढ़ी थी सारी चीजें, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था फास्फोरस। इसी प्रकार से 16वें में ऑक्सीजन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सल्फर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे, तब शायद अपना ये 16वां वर्ग पूरा हो जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को ढीला मत कीजिए। बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए कि आप घर बैठे वीडियो की सहायता से आप अपने 12th क्लास की पढ़ाई को कवर कर रहे हैं। बच्चों इससे पहले कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई 12th क्लास के लिए कि 12th क्लास को वहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक अच्छा सोर्स मिल गया हमें कि हम घर बैठ के भी वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को रोकेंगे नहीं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा लॉस हो जाता था कि भाई हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती छुट्टियों में, तो अब इस माध्यम से भी अपनी पढ़ाई हो जाया करेगी। तो बच्चों लॉकडाउन में भी पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी हमें कमज़ोर नहीं समझना है कि हम लॉकडाउन में फंस गए हैं, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं आप अपने सजेशन भी। धन्यवाद।